कक्षा सप्तमी पाठ एक। पाठ का नाम है प्राणियों में पोषण। तो हम इस अध्याय में, इस पाठ में मानव में पाचन तंत्र के विषय में पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र के कुछ बिंदु का हमने अध्ययन कर लिया। जैसे पहला है मुख गुहिका, ग्रेसिका, आमाशय। अब जो चौथा बिंदु है उसका नाम है क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में हम आज अध्ययन करें। छोटी आंत आमाशय के तुरंत बाद शुरू होती है। आमाशय से यह ग्रहणी द्वारा जुड़ी रहती है। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भागों में ये बटी हुई होती है। और बड़ी आंत जो है उसके अंदर ये कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित अवस्था होती है। बड़ी आंत से ये पतली होती है लेकिन लंबी ज़्यादा होती है। देखिए तो इसकी लंबाई इसकी लगभग 7.5 मीटर होती है। 7.5 मीटर इतनी लंबी हमारे इसे उधर गुहा में ये कुंडलित अवस्था में रहती है। इसके बाद इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन के संपूर्ण पाचन के बाद इसकी भित्ति से आंत रस निकलता है जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी भोजन का पूर्ण पाचन ही इस क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। इसमें 2 बड़ी ग्रंथि आके मिलती हैं। पहली ग्रंथि का नाम है यकृत, जो आपको यहाँ पर लिखा भी गया है। कुछ बिंदु उसमें आपको दे भी रखे हैं। इस क्षुद्रांत में यानी छोटी आंत में दोनों ग्रंथियों से 2 पाचक रस आके मिलते हैं। उनका नाम है एक पित्तरस और एक अग्नाशयी रस। अब हम सबसे पहले ये 2 ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है यकृत। यकृत की जो आकृति होती है वो इधर देख लीजिए, यहाँ चित्र बना हुआ। यह आमाशय है, ये ग्रास नली है और ये यकृत है। इसके नीचे ये पित्ताशय है और इस आमाशय के नीचे दूसरी ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। अब ये अग्नाशय, ये यकृत के बारे में, ये यकृत ये आमाशय के दाईं ओर ऊपर की तरफ स्थित होता है। यह हमें सामने से 2 पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे में 2 पालियों में बटा हुआ होता है, लेकिन इसमें 100 पालियां छोटी छोटी होती है। इसके नीचे एक थैलीनुमा संरचना है। इस थैलीनुमा संरचना को पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय क्या काम करता है? यकृत में जो पित्तरस बनता है वो पित्तरस इसे पित्ताशय में एकत्र होता है और पित्ताशय से ये पित्तरस इस क्षुद्रांत में यानी कि छोटी आंत में आता है। जो क्या काम करता है पित्तरस? ये वसा का पाचन करता है या उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देता है। इस प्रकार ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत।
तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यही है यकृत। इसके बाद अगली जो बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय ठीक आमाशय के नीचे स्थित होता है। ये देख लीजिए चित्र में, ये अग्नाशय, ये आमाशय, इसके ठीक नीचे अग्नाशय ग्रंथि स्थित होती है। यह भी अपने स्राव को कहाँ डालती है, इसे क्षुद्रांत, और यह हल्के पीले रंग की होती है। कैसे होती है, हल्के पीले रंग की होती है। तो इससे जो स्राव निकलता है, इस ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उसे अग्नाशयी रस कहते हैं, जो सीधे इसे क्षुद्रांत में डाल दिया जाता है। इसके बाद ये किसका पाचन, यानी कि ये स्राव जो है क्या काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। इस प्रकार हमने इन दोनों ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया, और ये क्षुद्रांत से जुड़ी होती हैं, अपने स्राव को इसमें डालती रहती हैं। और ये जो यकृत का जो रंग होता है आपको बताया होगा कि गहरे लाल भूरे रंग का ये होता है। अभी तक हमने क्षुद्रांत का वर्णन किया था। अभी क्षुद्रांत यानी छोटी आंत क्या काम करती है और उस कार्य को और आपको अभी बताया जा रहा है, उसको आप ध्यान से सुनिए। अगला जो बिंदु है क्षुद्रांत में अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे जल और खनिज लवणों की, यानी कि उसकी जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण यानी अपने अंदर यानी जड़ उसको जड़ को पहुँचाते रहते हैं। अब पूरी जड़ जल और खनिज लवणों का अवशोषण नहीं करती है, इसमें जड़ की अंतिम सिरे पर छोटे छोटे धागे के अनुसार धागे नुमा छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, तो वे ही जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। पूरी जड़ जल और खनिज लवणों का अवशोषण नहीं करती है और वो उस जड़ को देते रहते हैं। इसी प्रकार हमारी क्षुद्रांत यानी कि ये क्षुद्रांत छोटी आंत है, इसमें इसकी पूरी सतह जो ये रक्त वाहिनियों से जुड़ी होती है, रक्त वाहिनियों से जुड़ी हुई होती है। तो पचा भोजन जैसे ही इसके दोनों जो ऊपर के भाग है ग्रहणी है, मध्य भाग है, वो ऊपर से भाग में पचा भोजन अर्ध पचा भोजन चला जाता है। वहाँ पर उसमें आंतरस मिलता है। आंतरस में 7 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिनका अध्ययन हम उस कक्षाओं में करेंगे। वो भोजन का पूर्ण पाचन कर देते हैं। अब पचा हुआ भोजन क्या हमारे शरीर से वैसे ही बाहर निकल जाता है? ये ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि पचे हुए भोजन में जो शरीर के लिए लाभदायक जो पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका अवशोषण हो जाता है। और वो अवशोषण कौन करता है? ये हमारी छोटी आंत, ये हमारी छोटी आंत। इसकी जो भित्ति है, आंतरिक भित्ति, वह उसका अवशोषण करती है। और वो अवशोषित जो पचा हुआ भोजन है, वो इसकी क्योंकि भित्तियों में रक्त वाहिनियाँ होती हैं, वो पचवा भोजन इन भित्ति में जो रक्त वाहिनी होती है उसमें चला जाता है और वहाँ से फिर पूरे शरीर में आगे चला जाता है। अब सिर्फ भित्ति जो है वही उसका भोजन का अवशोषण नहीं करती। इस पूरी जो छोटी आंत है, क्षुद्रांत है, इसमें धागे नुमा छोटे छोटे रोम होते हैं।
जो इसके अवशोषण के तल को बढ़ा देते हैं, क्षुद्रांत। तो देखिए ये जो है ये इसकी सतह, आंतरिक सतह पर लगे होते हैं और ये इस क्षुद्रांत में लटके हुए होते हैं। और जैसे ही भोजन के पचा हुआ भोजन के संपर्क में आता है, उनका ये अवशोषण कर लेते हैं। जैसे जड़ में मूलरोम होते हैं, वो उसी तरह ये होते हैं, उनके संपर्क में आते ही ये भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। अब ये अवशोषित भोजन, इनमें भी क्योंकि रक्त नलिकाएं और वाहिकाएं होती हैं, इन्हें मूल रोम, ये जो ये रोम है इनको कहते हैं दीर्घ रोम, रसानकोर या रसानकोर। ये दीर्घ रोम में रक्तवाहिनियां होती हैं। ये रक्तवाहिनियां अवशोषित भोजन को ग्रहण कर लेती हैं और पूरे शरीर में आगे भेज देती हैं। इस प्रकार ये भोजन का अवशोषण हो जाता है। अब ये जब भोजन हमारे शरीर में जाता है तो वहाँ जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। शरीर में जाने के बाद, पचा हुआ भोजन जाने के बाद शरीर में जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। ये परिभाषा भी पूछी जाती है, स्वांगीकरण किसे कहते हैं? कि पचित भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो शरीर में कुछ जटिल पदार्थ बनते हैं। ये क्रिया क्या स्वांगीकरण कहलाती है। तो ये जटिल भोजन बनने के बाद फिर क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये उनके संपर्क में आते हैं तो उनका अपघटन हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाती हैं और फिर उनसे हमें ऊर्जा भी मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ये शर्करा में बदल जाती है, शर्करा ग्लूकोज में बदल जाती है, यानी ग्लूकोज ही शर्करा होती है। जब ये और फिर टूटने के ग्लूकोज जब इस ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा में टूट जाता है, जल बनता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का अपघटन हो जाता है। अब आता है वसा। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। और अब आता है प्रोटीन एमिनो अम्लों में टूट जाता है। इस प्रकार हमारे भोजन का अवशोषण, पाचन और उनका जटिल पदार्थों का उनसे बनना, फिर उनका अपघटन हो जाता है, ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर को गति प्रदान करती है, हर क्रिया करने के काम आती है। बिना ऊर्जा हमारा शरीर काम नहीं करेगा।